हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर 25 चल रहा था, जिसका नाम था हमारा पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र, आवर एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है बच्चों, कल हमने इसमें पारिस्थितिक तंत्र जो है वहाँ तक हमने अपने टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि ये सभी को घर से पढ़ करके आने हैं, कि जब हम घर से पढ़ के आते हैं या पहले से हमने कुछ कुछ पढ़ा होता है, रीडिंग भी की होती है, तो जब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या कोई चीज़ हमें कोई समझाता है तो वो अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। देखिए, नंबर 1, ये निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमें यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। देखो, नेचुरल से आप समझ सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें क्या होता है, जो नेचुरलिटी हमें खुद देती है, प्रकृति से हमें खुद प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा कोई भी काम नहीं होता या हमें कुछ भी उसमें कार्य नहीं करना पड़ता है, वो तंत्र हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जैसे इसमें जल में पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें क्या होता है, तालाब, नदी, झील आते हैं, जहाँ से हम क्या होते हैं, जल प्राप्त कर सकते हैं। समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पर क्या होते हैं, समुद्र के तटीय भाग होते हैं, ज्वारीय होते हैं, इन भागों को सम्मिलित किया जाता है। अगर बात करें नंबर 2 की, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, देखिए, यह निम्न 3 प्रकार का होता है। जैसे घास के मैदान का, जो घास के मैदान में प्राप्त होते हैं वो प्रकृति से मिलते हैं हमें। मरुस्थल का पारिस्थितिक, जो मरुस्थल मिलते हैं हमें, डिजर्ट, रेगिस्तान वगैरह जो हम बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। और वन का पारिस्थितिक तंत्र, आप जानते हैं वन भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, उसमें हमें कोई भी हस्तक्षेप या कार्य नहीं करना पड़ता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में नंबर 2 है हमारा कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम भी जो होता है वो हम आता है मानव निर्मित द्वारा, इसलिए हम मानव निर्मित भी बोल सकते हैं और कृत्रिम, इन विधियों को मानव निर्मित तथा कृत्रिम कुछ भी बोला जा सकता है। इस प्रकार के परितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का नियमन जो होता है प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध जाकर किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य उदाहरण जैसे धान, गेहूं आदि के खेत, जल जीवशाला आदि हैं। क्यों, क्या होता है, जो पारितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किया जाता है, मतलब जो हम विधियां बनाते हैं मशीनों से, किसी से भी अगर पारिस्थितिक तंत्र का हम निर्माण कर रहे हैं, हमारा उसमें क्या हो रहा है, योगदान है, तो वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। और उसका वो हमें प्रकृति संतुलन के विरुद्ध जाकर करना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करने लगे, जैसे हम लकड़ियाँ काट कर उन्हें अनेक जगह हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें नेचुरलिटी के विरुद्ध जाना पड़ता है, नेचुरल जो है उसके विरुद्ध जाना पड़ता है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जैसे गेहूँ, धान आदि के क्या होते हैं, खेत होते हैं, जल जीवशाला, ये सब क्या है, ये हमारे मानव निर्मित द्वारा होते हैं। क्योंकि जब कार्य करते हैं जब तो हम गेहूँ प्राप्त हो पाता है, जब तो हमें धान मिल पाता है नहीं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक का निर्माण अनेक प्रकार के अजैविक कारकों, भौतिक एवं रासायनिक कारकों, पदपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों से मिलने से होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसके घटक क्या, मतलब वो किन किन से मिलकर बना होता है। देखिए, उसके अंदर अजैविक कारक होते हैं जो जीव भी नहीं हो सकते, भौतिक व रासायनिक कारक भी होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट या केमिकल स्टेट से दोनों से संबंध रखते हैं, पादप जंतु होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनके मिलने से क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ये सभी घटक मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर ये सभी जीव आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस आधार पर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण 2 घटकों से मिलने से होता है, जैसे अजैविक घटक और एक जैविक घटक। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। नंबर 1 है हमारा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटकों में सजीवों को सम्मिलित किया गया है। जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, जैसे पादप, जंतु, जीवाणु आदि, इनका पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इनसे मिलने से ही पारिस्थितिक तंत्र का योगदान इसलिए होता है क्योंकि इनसे मिलने से ही पारिस्थितिक तंत्र हमारे बनते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वपोषी, जो स्वयं से अपना पोषण कर लेते हैं। दूसरा होता है विषमपोषी, जो दूसरों के द्वारा अपना पोषण करते हैं। देखिए, ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक का निर्माण कर
स्वयंपोषी जीव या उत्पादक कहलाते हैं। जो जो कठिन कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उनसे अपना जीवन जो सरल से कठिन में पदार्थों को निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम स्वयंपोषी या उत्पादक भी कहते हैं। ये घटक सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से हरित लवक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 व जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट के नाम जानते हैं, तथा ऑक्सीजन का निर्माण कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हरे पादप, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक आते हैं। जिसके कारण हमें जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका जो हमारा रंग है वो हरा कलर का दिखाई पड़ता है। नंबर 2 की बात करें तो विषम पोषी घटक या उपभोक्ता। कौन सा है? विषम पोषी घटक या उपभोक्ता। ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते, वो विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे खरगोश, चूहा, मेंढक, शेर, मनुष्य आदि। ये जीव क्या होते हैं, या तो पादपों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य दूसरे जीवों के द्वारा ही भोजन प्राप्त कर पाते हैं। हम खुद से भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना खुद से भोजन नहीं बना सकते, तो हमें दूसरों की आवश्यकता होती है। तो हम कौन से उसमें आते हैं, हम जो मानव जीव आता है विषमपोषी घटक या उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। विषमपोषी जीवों को भी उनके पोषण की विधि के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय श्रेणी के होते हैं जो प्राथमिक स्तर के मांसाहारी भी कहलाते हैं, जो मतलब भोजन तो कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसका निर्माण करते हैं, मतलब मांस का ज़्यादातर सेवन करते हैं वो। ठीक है। अब अपमार्जक वे बड़े जीव जो जंतुओं की मृत देहों को खाते हैं, वो अपमार्जक कहते हैं। जो जैसे गिद्ध और चील है, ये क्या होती हैं, ये मरे हुए जीवों को भी खा लेते हैं। परभक्षी वे सभी जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, सर्प, ये क्या होते हैं, ये दूसरे जीवों को मारकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें खा लेते हैं, उन्हें ही हम परभक्षी कहते हैं। तृतीय श्रेणी होती है वे विषमपोषी जीव जो पादप एवं जंतुओं दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीय मांसाहारी या सर्वाहारी कहलाते हैं। और सर्वोच्च उपभोक्ता भी इन्हें कहते हैं, जैसे मानव और भालू, ये क्या होते हैं, मांस और शाकाहारी जो हमारे पास वेज होता है, उनको सभी को भोजन को दोनों को ग्रहण कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। कल आपको थोड़े से टॉपिक में बता देता हूँ जो आपको पढ़ करके आने हैं, और कल हम इनको कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको वैसे आप खुद पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी है सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतजीवी या घटक। ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर प्रकाश की क्रिया है, तापमान है, जल है, वायु है और वायुमंडल गैसें हैं, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो आपको करना है, देखिए यहाँ पर एक चेक पॉइंट दिया हुआ है, चेक पॉइंट 5.2, ये सभी को रफ कॉपी पर सोल्व करके देखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पढ़ना और माइंड में सेट हो जाएगा। जिसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन सभी आपको करके देखने हैं। ठीक है। इन सब की तैयारी से आपका क्या होगा, बोर्ड में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। ठीक है सभी बच्चे, बोर्ड की तैयारी करते रहें। ठीक है। बाकी वर्क हम कल करेंगे। थैंक यू।